उत्पादन फलन और एक कारक के प्रतिफल। उत्पादन फलन और एक कारक के प्रतिफल। उत्पादन फलन होता क्या? उत्पादन फलन होता क्या? उत्पादन फलन वस्तु के भौतिक आगतों और भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाला फलनात्मक संबंध। भौतिक आगत क्या? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, यानी संसाधन, रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज और उन रिसोर्सेज से बनकर तैयार हुआ उत्पाद, भौतिक उत्पाद। तो भौतिक आगतों यानी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इन सब से मिलकर के बना भौतिक उत्पाद कोई वस्तु। तो भौतिक आगतों और भौतिक उत्पाद के बीच पाए जाने वाला फलनात्मक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। भौतिक आगतों और भौतिक उत्पाद के बीच पाया जाने वाला फलनात्मक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। भौतिक आगतों और भौतिक उत्पाद के बीच पाया जाने वाला फलनात्मक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। भौतिक आगत भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये हमारे भौतिक आगत है। और भौतिक उत्पाद, इन सब से मिलकर के किसी वस्तु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो भौतिक आगतों और भौतिक उत्पाद के बीच पाया जाने वाला फलनात्मक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। भौतिक आगतों और भौतिक उत्पाद के बीच पाया जाने वाला फलनात्मक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। उत्पादन फलन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है और एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर क्या होता है कि कुछ कारक स्थिर होते हैं और कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर कुछ कारक स्थिर और कुछ कारक क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। जो यदि अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर हमने उत्पादन को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है, तो केवल परिवर्ती कारकों में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मशीन है, मशीन क्या रहेगा? अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। केवल लेबर और कच्चे माल में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। लेबर और कच्चे माल में वृद्धि करके उत्पादन को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। ये अल्पकालीन उत्पादन फलन है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन होता है जिसके अंदर दो के दोनों कारक परिवर्तनशील होते हैं। यानी स्थिर कारक में भी वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, प्रवर्ती कारक में भी वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कोई भी कारक कांस्टेंट स्थिर नहीं रहेगा। तो ये दो प्रकार का उत्पादन फलन, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन जिसके अंदर कुछ कारक स्थिर तथा कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केवल परिवर्तनशील कारकों में वृद्धि अर्थात लेबर और कच्चे माल में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मशीन और कैपिटल पूंजी अपनी जगह पर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। मशीनरी हो गया और कैपिटल हो गया, ये अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। लेबर और कच्चा माल में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंदर दो के दोनों कारकों में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यानी आप स्थिर कारक में भी वृद्धि करो और प्रवर्ती कारकों में भी वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अब क्वेश्चन उठता है स्थिर कारक क्या है, प्रवर्ती कारक क्या है? स्थिर कारक वह कारक होते हैं जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से कारक में परिवर्तन ना हो। जैसे मशीन, ये स्थिर कारक है, स्थिर कारक है। ला करके लगा दिया, आप चाहे उस पर 1 इकाई का उत्पादन करो चाहे 1000 इकाई का, पूरी क्षमता का प्रयोग करो, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। पूंजी हो गया। वहीं पर प्रवर्ती कारक वह कारक होते हैं जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से कारक में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कच्चा माल, अगर आपने ज़्यादा उत्पादन करना है तो ज़्यादा कच्चे माल की जरूरत नहीं। लेबर, ज़्यादा उत्पादन करना है, ज़्यादा लेबर श्रमिक की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रवर्ती कारक वे कारक हैं जिनका उत्पादन में यदि परिवर्तन होता है। यदि आप उत्पादन का विस्तार करना चाहते हैं तो कच्चे माल और लेबर की संख्या क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। और यदि आप कमी करना चाहते हैं, उत्पादन में कमी करना चाहते हैं, तो लेबर और कच्चे माल को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। वहीं स्थिर कारकों में इसका ठीक विपरीत। स्थिर कारक क्या है? भैया उत्पादन में परिवर्तन होने से कारक में परिवर्तन नहीं होगा। मशीन है, मशीन अपनी जगह पर लगा दिया गया, ये स्थिर है। चाहे इसमें 1 इकाई का उत्पादन हो या फिर जितनी क्षमता उतनी क्षमता का उत्पादन हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये स्थिर कारक। तो उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 2 कारक, स्थिर कारक और परिवर्ती कारक। और उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर मैंने क्या बताया? अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर कुछ कारक स्थिर तथा कुछ कारक क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। केवल स्थिर कारकों में वृद्धि करके ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंदर दो के दोनों कारक परिवर्तन, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर कुछ कारक स्थिर और कुछ कारक क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। केवल परिवर्तनशील कारकों में वृद्धि करके, यानी लेबर और कच्चे माल में वृद्धि करके ही उत्पादन को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंदर कोई भी कारक स्थिर नहीं होता है।
दोनों कारकों में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे परिवर्ती कारक के कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। परिवर्ती कारक के कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। परिवर्ती कारक का कुल उत्पाद का क्या मतलब? टीपी, टोटल प्रोडक्ट है। टीपी क्या है? कुल उत्पाद क्या है? स्थिर कारक के साथ परिवर्तनशील कारकों की इकाइयों की कुछ मात्रा के साथ वस्तु की जितनी भी इकाइयों का उत्पादन किया जाता है उन सभी का जोड़ कुल उत्पाद कहलाता है। यानी मशीन के साथ लेबर का क्या करके, लेबर और कच्चे माल का प्रयोग करके, मशीन के साथ लेबर और कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तु की जितनी भी इकाई का उत्पादन किया जाएगा उन सभी का जोड़ कुल उत्पाद कहलाएगा। मशीन है, मशीन के साथ लेबर और कच्चा माल का प्रयोग करके वस्तु की जितनी भी इकाई का उत्पादन किया जाएगा उन सभी का जोड़ कुल उत्पादन कहलाएगा, कुल उत्पाद कहलाएगा। यानी स्थिर कारक के साथ परिवर्ती कारक की इकाइयों का प्रयोग करके वस्तु की जितनी भी इकाई का उत्पादन किया जाएगा उन सभी का जोड़ कुल उत्पाद कहलाएगा। फिर अगला पॉइंट आता है सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। सीमांत उत्पाद वस्तु की, लेबर की, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से। जैसे कल्पना कीजिए आपने एक लेबर लगाया, जब आपने एक लेबर लगाया तो वस्तु का उत्पादन 50 इकाई, 50 क्वांटिटी हो रहा था, 50 इकाई हो रहा था। जब आपने 2 लेबर लगाए तो वस्तु का उत्पादन 90 इकाई हो गया। जब आप एक लेबर लगा रहे थे तो वस्तु का उत्पादन 50 इकाई था, जब आपने 2 लेबर लगाए तो वस्तु का उत्पादन क्या हो गया? 90 इकाई हो गया। तो यानी हमने एक अतिरिक्त लेबर का प्रयोग किया, एक अतिरिक्त लेबर का प्रयोग करने, एक अतिरिक्त श्रम का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में परिवर्तन हुआ। जहाँ पर कुल उत्पाद 50 का था, 50 से बढ़कर के 90 का हुआ। अंतर कितने का आया? 40 का। ये जो 40 का अंतर है, यही 40 का अंतर क्या कहलाता है? सीमांत उत्पाद कहलाता है। यानी श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में होने वाला अंतर सीमांत उत्पाद कहलाता है। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में होने वाला अंतर सीमांत उत्पाद कहलाता है। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में होने वाला अंतर सीमांत उत्पाद कहलाता है। अगला टॉपिक है एपी, औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पाद, नाम से पता लग रहा है औसत। औसत का मतलब है प्रति इकाई। यानी एक लेबर वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन कर रहा है, प्रति इकाई उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। कैसे निकाला जाएगा? एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ लेबर से यानी कुल उत्पाद को श्रमिकों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाएगा। कुल उत्पाद को श्रमिकों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाएगा तो प्राप्त होगा औसत उत्पाद। क्या प्राप्त होगा? औसत उत्पाद। यानी उत्पादन की प्रति इकाई उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। उत्पादन की प्रति इकाई उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। उत्पादन की प्रति इकाई उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। कैसे निकलेगा भाई? टीपी अपॉन में एल। एपी बराबर में टीपी अपॉन में एल। एपी मतलब औसत उत्पाद बराबर में कुल उत्पाद बटे में एल मतलब लेबर यानी श्रमिकों की संख्या, तो प्राप्त होता है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद उत्पादन की प्रति इकाई उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। आगे हेडिंग पढ़ेंगे भाई, क्या एमपी कभी ऋणात्मक हो सकता है, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? क्या एमपी कभी शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? क्या एमपी कभी शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? दोस्तों रिप्लाई हाँ, एमपी शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। हाँ, एमपी शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। हाँ, एमपी शून्य या ऋणात्मक हो। क्या एमपी शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? हाँ, एमपी शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, विशेषकर उन अवस्थाओं में जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक रोजगार हो या फिर अदृश्य बेरोजगारी हो तो एमपी शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। क्वेश्चन है क्या एमपी शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? तो हाँ, एमपी शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। कब हो सकता है? जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक रोजगार हो या फिर अदृश्य बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में अत्यधिक रोजगार हो या फिर अदृश्य बेरोजगारी हो। अत्यधिक रोजगार यानी आवश्यकता से अधिक लोग क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। अदृश्य बेरोजगारी ये भी वही स्थिति है, अत्यधिक रोजगार या अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है? कल्पना कीजिए खेत है, खेत के अंदर 4 मजदूरों की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पर 8 मजदूर लग करके काम कर रहे हैं। 4 मजदूर लग करके काम कर रहे हैं तो भी उतना ही उत्पादन होना है, 8 मजदूर लग करके उत्पादन करेंगे तो भी उत्पादन होना, उतना ही सेम उत्पादन होना है। तो इस स्थिति में 4 लोग, जो आवश्यकता से अधिक 4 लोग लगे हुए हैं, ये 4 लोग क्या हैं? बेरोजगार हैं। ये 4 लोग क्या हैं? बेरोजगार। तो इसी अवस्था को क्या बोला जाता है? अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस अवस्था में एमपी ऋणात्मक हो जाता है। इस अवस्था में एमपी ऋणात्मक हो जाता है जब आवश्यकता से अधिक लोग
किसी काम में लगे हुए हैं, किसी रोजगार में लगे हुए हैं, तो उसे बोला जाता है अदृश्य बेरोजगारी। तो हेडिंग क्या था भाई, जब क्या एमपी कभी ऋणात्मक हो सकता है, तो उसका रिप्लाई हाँ, एमपी ऋणात्मक हो सकता है, विशेषकर उन अवस्थाओं में जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक रोजगार हो या फिर अदृश्य बेरोजगारी हो, तो एमपी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अगली हेडिंग आती है एक कारक के प्रतिफल परिवर्ती अनुपात का नियम। एक कारक के प्रतिफल परिवर्ती अनुपात का नियम। एक कारक के प्रतिफल परिवर्ती अनुपात का नियम। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या कहता है? परिवर्ती अनुपात का नियम कहता है कि स्थिर कारक के साथ परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को जैसे जैसे प्रयोग में लाया जाता है। स्थिर कारक के साथ परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को जैसे जैसे प्रयोग में लाया जाता है, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में एमपी बढ़ता है, फिर बढ़ते बढ़ते घटना शुरू करता है द्वितीयक अवस्था में, फिर घटते घटते शून्य और ऋणात्मक हो जाता है। शून्य और ऋणात्मक हो जाता है। क्या बोला मैंने? परिवर्ती कारक के नियम के अनुसार, परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर कारक के साथ परिवर्ती कारक की इकाइयों को जैसे जैसे प्रयोग में लाया जाता है, यानी मशीन के साथ लेबर को जैसे जैसे प्रयोग किया जाता है, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में एमपी क्या होता है, बढ़ता है। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में एमपी क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद घटना शुरू करता है, ये द्वितीयक अवस्था आती है जहाँ पर घटना शुरू करता है, घटते घटते शून्य और ऋणात्मक हो जाता है। यह है परिवर्ती अनुपात का नियम। परिवर्ती अनुपात का नियम। अगले हेडिंग, क्या सीमांत उत्पाद कभी बढ़ सकता है? क्या एमपी कभी बढ़ सकता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा क्या एमपी कभी ऋणात्मक हो सकता है, घट सकता है, तो हमने पढ़ा हाँ भाई हो सकता है। अब अगला हेडिंग है, क्या सीमांत उत्पाद कभी बढ़ सकता है? क्या एमपी कभी बढ़ सकता है? हाँ, परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ सकता है। परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, विशेषकर उन अवस्था में जब स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता है, तब परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ता है। जब स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? बढ़ता है। हेडिंग क्या है, क्या सीमांत उत्पाद कभी बढ़ सकता है? तो इसका रिप्लाई हाँ, परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, विशेषकर उन अवस्थाओं में जब स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, यानी जो मशीन है, मशीन का उसकी पूरी क्षमता के हिसाब से, उसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, क्षमता के हिसाब से प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण एमपी क्या होता है? बढ़ता है। जिसके कारण एमपी क्या होता है? बढ़ता है। इसी के नियम की व्याख्या की गई टीपी और एमपी में संबंध। टीपी और एमपी में संबंध क्या है? टीपी और एमपी में संबंध, जब एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, जब एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, जब एमपी घटता है तो टीपी घटती दर से बढ़ता है, जब एमपी घटता है तो टीपी घटती दर से बढ़ता है, जब एमपी शून्य होता है तो टीपी अधिकतम होता है, जब एमपी शून्य होता है तो टीपी अधिकतम होता है, जब एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी घटना शुरू कर देता है, जब एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी घटना शुरू कर देता है। ये टीपी और एमपी में संबंध है। पहला पॉइंट, जब एमपी बढ़ता है तब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर जब एमपी घटता है तो टीपी घटती दर से बढ़ता है, फिर जब एमपी शून्य होता है तो टीपी अधिकतम होता है, फिर जब एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी घटना क्या करता है? शुरू करता है। ये टीपी और एमपी में संबंध। अगली हेडिंग है, कारक के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल के कारण। कारक के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल के कारण। कारक के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल के कारण मतलब क्या? कि उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में एमपी बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन है कि क्यों बढ़ रहा है भाई? एमपी के बढ़ने के कारण क्या है, रीजन क्या है? तो पहला पॉइंट आता है स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में जो स्थिर कारक होते हैं वो उन स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में जो स्थिर कारक होते हैं उन स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण एमपी बढ़ता है। जिसके कारण एमपी क्या होता है? बढ़ता है। परिवर्ती कारक की कुशलता में वृद्धि। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्ती कारक की कुशलता में वृद्धि होती है। इसका मतलब यह है कि जो लेबर है, लेबर को जो कार्य आता है उस कार्य पे लगाया जाता है। जहाँ पर जितने लेबर की ज़रूरत हो वहाँ उतने लेबर क्या किए जाते हैं? लगाए जाते हैं। उनकी क्षमता अनुसार क्या होता है? काम होता है, जिसके कारण एमपी बढ़ता है। कारकों में उचित समन्वय। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में स्थिर कारक और प्रवृत्ति कारक के बीच का कोऑर्डिनेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? अच्छा होता है। स्थिर कारक मशीन, प्रवृत्ति कारक यानी लेबर, कच्चा माल, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? अच्छा होता है, जिसके कारण एमपी बनता है। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। प्रवृत्ति कारकों में उचित समन्वय, स्थिर और प्रवृत्ति कारकों में उचित समन्वय। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में स्थिर कारक और प्रवृत्ति कारक के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है,
वो अच्छा होता है। समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है आपस में तालमेल। तालमेल, जैसे दो बैट्समैन पिच पर खेल रहे हैं तो उनके बीच का तालमेल होना अति आवश्यक है। बिना तालमेल के वो खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तालमेल नहीं होगा तो एक बॉल को मारेगा, बोलेगा भाग, दूसरा बोलेगा मैं नहीं भाग रहा। तालमेल नहीं है तो रन आउट होने के चांस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, यदि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और कोऑर्डिनेशन होगा तो आराम से क्या किया जाएगा? खेला जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन है समन्वय। तो उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में स्थिर कारक और प्रवृत्ति कारक के बीच का कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल, समन्वय काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके कारण एमपी क्या होता है? बढ़ता है। तो हमने ये पढ़ा कारक के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल के कारण। तो पहला पॉइंट स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग, दूसरा पॉइंट परिवर्ती कारक की कुशलता में वृद्धि, तीसरा कारण कारकों में उचित समन्वय, चौथा कारण तीन कारण है कारकों में उचित समन्वय। अगला हेडिंग आता है कारक के घटते या वर्धमान, कारक के घटते या ह्रासमान प्रतिफल के कारण। कारक के घटते या ह्रासमान प्रतिफल के कारण। अब उत्पादन की सेकंड स्टेज के अंदर एमपी क्या होता है? घटता है। उत्पादन की सेकंड स्टेज के अंदर एमपी क्या होता है? घटता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई क्यों घटता है, एमपी क्यों घट रहा है? यही हेडिंग है, कारक के घटते या ह्रासमान प्रतिफल के कारण। कारक के घटते या फिर ह्रासमान प्रतिफल के कारण। तो पहला पॉइंट आता है कारकों की स्थिरता। स्थिर कारक अपनी जगह पर क्या है? स्थिर है। और परिवर्ती कारकों की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई और आवश्यकता से ज़्यादा वृद्धि हो गई, जिसके कारण उनके कार्य करने की दक्षता में, स्थिर कारकों की कार्य करने की क्षमता में क्या आती है? कमी आती है और एमपी घटना शुरू हो जाता है। तो पहला पॉइंट स्थिर कारकों की स्थिरता। कारकों की स्थिरता। अपूर्ण कारक स्थानापन्नता, हम याद रहे शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन पढ़ रहे हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर स्थिर कारक अपनी जगह पर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल परिवर्तनशील कारकों में वृद्धि करके क्या किया जा सकता है? उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और परिवर्तनशील कारकों की संख्या क्या हो चुकी है? ज़्यादा हो चुकी है। अब जो ज़्यादा हो गया, लेबर या कच्चा माल जो ज़्यादा हो गया, उसके लिए हम अल्पकालीन के अंदर मशीन यानी स्थिर कारक लाना संभव नहीं है, जिसके कारण एमपी घटता है। जिसके कारण एमपी क्या होता है? घटता है। कारकों की कम समन्वयता। कारकों की कम समन्वयता। कारकों की कम समन्वयता। अब सेकेंड स्टेज के अंदर स्थिर कारक और प्रवृत्ति कारक के बीच का जो तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो क्या हो चुका है? बिगड़ चुका है। क्यों? आवश्यकता से अधिक मजदूर हो गए। तो स्थिर कारक और प्रवृत्ति कारक, इनके बीच का तालमेल क्या हो रहा है? बिगड़ चुका है। और जिसके कारण स्थिर कारक और प्रवृत्ति कारक के बीच का तालमेल जो क्या हो गया? बिगड़ चुका है, जिसके कारण उनके बीच समन्वय क्या हो गया? बिगड़ गया, तालमेल नहीं बैठ पा रहा, और जिसके कारण एमपी क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है, उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उत्पादन घटने लग जाता है। तो हमने ये तीन कारण पढ़े कि भाई एमपी के घटने के कारण। पहला पॉइंट कारकों की स्थिरता, दूसरा कारण अपूर्ण कारक स्थानापन्नता, तीसरा कारण कारकों की कम समन्वयता। तीसरा कारण क्या? कारकों की कम समन्वयता। कारकों की कम समन्वयता। अगली हेडिंग है एमपी और एपी में संबंध। एमपी और एपी में संबंध। एमपी और एपी में संबंध। एमपी और एपी में संबंध क्या है? एमपी और एपी में संबंध, जब एमपी एपी से अधिक होता है, जब एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर एमपी एपी से अधिक होता है। उत्पादन के फर्स्ट स्टेज प्रारंभिक अवस्था के अंदर औसत उत्पाद जो है वो कम होता है और सीमांत उत्पाद जो है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में एमपी एपी से क्या होता है? अधिक होता है, और तब एमपी क्या हो, तब एपी क्या होता है? बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट इसमें है एमपी और एपी सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होता है? एमपी और एपी दोनों दूसरे के बराबर हो रहे होते हैं। सेकेंड स्टेज में एमपी और एपी दोनों दूसरे के बराबर होते हैं, और जहाँ पर एमपी और एपी दोनों दूसरे के बराबर होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, संविच्छेद करते हैं, वहाँ पर एपी जो है अपने अधिकतम बिंदु पर होता है। वहाँ पर एपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है, यानी अर्थात जितना बढ़ना है बढ़ चुका है, अब यहाँ से घटना क्या करेगा? शुरू करेगा। सेकेंड स्टेज के अंदर जब एमपी एपी बराबर होते हैं, जब एमपी एपी बराबर होते हैं तो एपी अधिकतम होता है, तब एपी क्या होता है? अधिकतम। उसके बाद जब एमपी एपी से कम होता है, जब एमपी एपी से क्या होता है? कम होता है, तब एपी घटता है।
तब एपी क्या होता है, घटता है। जब एमपी एपी से कम होता है तो एपी क्या होता है, घटता है। फिर एमपी घटते घटते शून्य ऋणात्मक हो जाता है, एमपी घटते घटते शून्य ऋणात्मक हो जाता है, परंतु एपी सदैव धनात्मक रहता है, परंतु एपी सदैव क्या रहता है, धनात्मक रहता है। फिर से देखेंगे एमपी और एपी में संबंध। जब एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है, जब एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है। जब एमपी और एपी दोनों दूसरे के बराबर होते हैं तो एपी अधिकतम होता है। फिर जब एमपी एपी से कम होता है तो एपी घटता है, एमपी घटते घटते शून्य ऋणात्मक हो जाता है, परंतु एपी सदैव धनात्मक रहता है, परंतु एपी सदैव सदा धनात्मक रहता है। तो ये चैप्टर था एक कारक के प्रतिफल परिवर्ती अनुपात का नियम, यानी एक कारक के प्रतिफल परिवर्ती अनुपात का नियम, यानी उत्पादन फलन। क्या, उत्पादन फलन। चैप्टर का नाम क्या था, उत्पादन फलन एक कारक के प्रतिफल, उत्पादन फलन एक कारक के प्रतिफल, जो कि समाप्त हो चुका है।